नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पेपर 8 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डीसी सर्किट के कुछ पोर्शन का डिस्कशन करूंगा, जो कि चैप्टर लंबा है, इसीलिए इसे सेक्शन में बांटकर इसे मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, डीसी सर्किट क्या है? तो वह क्लोज पाथ जिसमें हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं, वह हमारा डीसी सर्किट कहलाता है। यदि हम एसी फ्लो करेंगे उस क्लोज पाथ से तो एसी सर्किट कहलाएगा। अब डीसी सर्किट को 3 भागों में हमने कैटेगराइज किया है। एक है सीरीज सर्किट, एक पैरेलल सर्किट, एक सीरीज पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या है? डीसी सीरीज सर्किट। उसी को डीसी सीरीज सर्किट कहने का मतलब वह सीरीज सर्किट जिसमें हम डायरेक्ट करंट फ्लो करवाते हैं। तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन का कहने का सेंस क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस या कोई अन्य परिपथ सीरीज में होंगे, उसमें क्या होगा कि इंड टू इंड कनेक्शन होगा। कहने का मतलब एक रेसिस्टेंस का दूसरा इंड दूसरे रेसिस्टेंस के पहले इंड से जुड़ेगा और इसी तरह से जुड़ते जुड़ते लास्ट में सोर्स से अटैच होगा। तो इसका जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है कि इसमें कॉमन करंट फ्लो होगा, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा, रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा वो टोटल सम होगा R1 प्लस R2 के, वोल्टेज जो होगा वह हमारा होगा V1 प्लस V2, वोल्टेज भी दोनों का सम होगा, लेकिन करंट क्या होगा? सेम करंट आई फ्लो। ठीक है, चलिए, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जो यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, वहाँ पे ये सब काम करेगा। ठीक है, कोई चीज़ छोटा नहीं होता है, उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब डीसी पैरेलल सर्किट। डीसी पैरेलल सर्किट वही बात है भाई। अब इसमें क्या होता है ना कि पैरेलल में होगा लेकिन डीसी सोर्स से जुड़ा होगा। तो पैरेलल में कहने का सेंस क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस होंगे ना, तो उनके एक टर्मिनल्स एक साथ और दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ के हम सोर्स से जोड़ देते हैं, तो डेट इज डीसी पैरेलल सर्किट। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी क्या विशेषता है भाई? तो इसमें जो है प्रत्येक रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होता है और करंट जो होता है वह इंडिविजुअल हो जाता है, यानी कि जो करंट आई निकला है वह इन फिगर में I1 प्लस I2 हो जाएगा। वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों का इक्विवेलेंट, तो R1 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में जुड़े होते हैं। पैरेलल में जुड़े होते हैं तो कभी आप देखिएगा कि टीवी चलाते हैं तो फ़ैन बंद कर देते हैं, या टीवी नहीं चलाते हैं तो फ़ैन चलाते हैं, तो मतलब उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता है। वही बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारा एक यदि गड़बड़ हो रहा है तो हमें दूसरे पे कोई इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं होता है कि इंटरप्शन आएगा, इसमें वो इंडिपेंडेंटली चलते रहेगा। लेकिन हम थोड़ा सा बैक आके सीरीज में देख लें। सीरीज में क्या होता है कि यदि हम टीवी नहीं चलाते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलता है, अंधेरे में रहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पैरेलल में जो होता है कॉम्बिनेशन में हमारा बेनिफिट हो जाता है कि हम जो है एक अलग अलग इंडिविजुअली हम एक एक अप्लायंसेस को यूज कर पाते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ इसमें कि सीरीज में जो पावर डिसिपेशन जो होता है I² R जो है, इसके लिए R1 इसके लिए R2, तो I² R2 ये दोनों का सम होता है पावर डिसिपेशन, यानी पावर एडिटिव होता है, सीधे समझिए। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पे, अभी ये पैरेलल सर्किट को स्किप करके आगे चलते हैं। डीसी सीरीज पैरेलल में क्या होगा? कुछ रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे, कुछ रेसिस्टेंस एक साथ पैरेलल में आके रहेंगे, तो ये दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन जो है हमारा क्या कहलाएगा? डीसी सीरीज पैरेलल। डीसी सीरीज पैरेलल कुछ खास नहीं है, बस वही सीरीज और अलग अलग जो दोनों सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे अप्लाई करके हम बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आगे जब न्यूमेरिकल लेंगे तो इसमें ज़्यादा से हम इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल हम इसका यूज़ देख लें। कुछ ऑटोमोबाइल में स्टार्टिंग, लाइटिंग, इग्निशन सर्किट, इंडिविजुअल सर्किट्स बहुत सारे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, डिटेक्टर, ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ है, जो इन सब चीज़ों में हम डीसी
सीरीज पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ओपन सर्किट। बहुत ही अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, मतलब समझने की चीज़ है कि हम एक पहला ओपन सर्किट समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट तब फ्लो होगी जब वह क्लोज पाथ होगा। यदि क्लोज पाथ नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत उसमें करंट फ्लो नहीं करवा सकता है। तो उस कंडीशन में यदि हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तो वह ओपन हो जाता है, यानी उसी सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। एक इंटरप्शन, एक एयर गैप बन जाता है जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। याद रखना होगा कि ओपन यानी खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है। इसका जस्ट उल्टा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि लो रेसिस्टेंस हो जाता है, एकदम वेरी लो, यहाँ तक कि जीरो। इस कारण हैवी करंट फ्लो होने लगता है। तो लो रेसिस्टेंस कहने का मतलब आइडियली बात करें तो जीरो, अन्यथा समथिंग समथिंग होगा। इसलिए लो रेसिस्टेंस होगा, उसमें जो है हमारा जो करंट जो होगा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, एबनॉर्मल करंट फ्लो होगा, जो कि डेंजरस फॉर द सर्किट कंपोनेंट के लिए काफ़ी डेंजरस होगा। ठीक है, तो अब हम आपको ओपन और क्लोज सर्किट समझाने के बाद फिर आगे चलते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में एकदम इसके या तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे और नहीं तो इस पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल छोटे रह सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूँगा। मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आपको एक से एक इस पर न्यूमेरिकल मैं लूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको अभी इसके दो नियम के बारे में बता दूं। किरचॉफ साहब के दो नियम है। पहला क्या है भाई, पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, दूसरा क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। अब हम बात करें किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। करंट लॉ कहता है कि किसी नोड या किसी जंक्शन पर बहुत सारे करंट आते हैं, कुछ करंट इनकमिंग होते हैं, कुछ करंट आउटगोइंग होते हैं, तो उन सभी का समेशन जो है वह क्या होता है, जीरो होता है। मान लेते हैं इनकमिंग का हम I1 I2 I3 ये सब इनकमिंग है, तो इनकमिंग को प्लस ले लिया, और आउटगोइंग है, आउटगोइंग जैसे कि I4 I5 ये आउटगोइंग है, इनको हमने निगेटिव ले लिया। चूँकि तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5। कहने का मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट दैट जंक्शन। मतलब I बराबर हम ये भी जानते हैं ना Q/T। तो इससे तो सीधे समझ में आ रही है ना भैया, यदि टाइम को कांस्टेंट रखें तो चार्ज क्या होगा, एक किसी नोड पे चार्ज कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। इसीलिए इस KCL को बोल दिए द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार मैंने देखा UPPCL में और अन्य से रेलवे में भी देखा मैंने कि ये सब क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम, याद रखने के लिए क्या है कि जितना करंट इन करेगा उतना करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है किसी लूप, किसी मेश क्लोज लूप में जितना भी EMF का अलजेब्रिक सम होगा और अलजेब्रिक सम वोल्टेज ड्रॉप का कुल मिला के जीरो होगा। और यदि हम बात करें यदि वोल्टेज सोर्स लगा है तो उस वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। अभी मैं देख लूँ EMF सोर्स जैसे कि ये V0 लगा, VS लगा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल सम क्या कर दिया गया, जीरो। लेकिन कैसे हुआ, तो इस क्लोज लूप में हम जैसे ही चलते हैं तो उसमें हम जो है V1 V2 V3 V4 V5 V6 और लास्ट में हमारा VS सब का समेशन क्या होगा, जीरो होगा, या इस सोर्स के इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होगा, यानी इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक हम यहाँ निकालने के, चूँकि ये इसका कॉन्सेप्ट का यूज हमारा होगा न्यूमेरिकल निकालने में, न्यूमेरिकल बनाने में होगा, तो इसलिए मैंने उसमें एक चीज़ मैंने जोड़ दिया हूँ कि यदि आपका पोटेंशियल शुड बी कंसिडर पॉजिटिव, जब आपका राइजिंग पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल राइज होगा, उस कंडीशन में आप साइन क्या लेंगे, साइन लेंगे पॉजिटिव। यदि पोटेंशियल फॉल होगा तो साइन लेंगे निगेटिव, याद रखिए। यदि ये भी नहीं याद रखते हैं तो सीधा रखिए, क्या सीधा रखिए, तो निकलते का साइन लीजिए। जैसे मैं बात करूँ आपको, यहाँ से मैं कहीं एक जगह से चलिए, जैसे मैं मान लूँ कि मैं यहाँ से चलता हूँ, करंट का फ्लो मान लीजिए ऐसा है कि आपको एक मिनट, करंट का फ्लो कुछ ऐसे है,
देखिए, तो करंट फ्लो है तो इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं। तो क्या होता है, निकलते का साइन लीजिए, निकलते का, जैसे यहाँ से चलते हैं, यहीं से V1 से चलते हैं, V1 से चलें, V1 से चलें तो क्या हो गया, निकलते का साइन लिए पॉजिटिव V1, निकलते में माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद निकलते का साइन V7 पॉजिटिव, V6 पॉजिटिव, V5 पॉजिटिव, V4 पॉजिटिव, V5 V3 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, तो V2 तक आ गए, बात खत्म, V1 तक आ गए, कुल मिला के यही प्राप्त होता है। तो ये याद रखिए, ये राइजिंग फॉलिंग कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि ये याद रखना है, क्योंकि आपको जो है जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी यूज होता है किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का। थैंक यू। अब आइए हम आपको दो चीज़ लास्ट समझा रहे हैं। एक है आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हुआ भाई, आइडियल वर्ड से समझ जाइए, आइडियल का मतलब क्या, आदर्श है भाई, उसमें कोई तरह का दोष नहीं है, एकदम पाक। ऐसा तो संभव है नहीं, फिर भी हम लोग एक पैरामीटर लेते हैं कि नहीं भाई आइडियल एक पैरामीटर है, इस मापदंड में आना चाहिए। तो वोल्टेज के भी टर्म में हम बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो उसमें क्या हो सकता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जब शून्य होगा तो वैसे वोल्टेज सोर्स को हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कहेंगे, ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स करेंगे। तो भाई जब जिसमें रेसिस्टेंस रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहेंगे, समथिंग समथिंग इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा। इसका आप ग्राफ देखिएगा तो एकदम कांस्टेंट मिलेगा आपको, ये I है ये B है, तो इसका जो ग्राफ देखिएगा तो एकदम कांस्टेंट मिलेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का। लेकिन प्रैक्टिकल का देखिएगा तो नॉर्मल से थोड़ा नीचे से जाएगा। तो ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, आइडियल या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से हमारा आइडियल करंट सोर्स है और कांस्टेंट करंट सोर्स है, इसमें भी वही बात है कि इसमें भी जो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जो करंट सोर्स होगा आइडियल में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। ये एग्जाम में एकदम बहुत पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। थैंक यू। और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा भाइयों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।